आप सभी भैयाओं को द्वितीय योग दिन के परिचय के क्रम में मैं आप लोगों से रूबरू कराना चाहता हूं अपने विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय हेमचंद जी का आज हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अपने विद्यालय के यशस्वी प्रबंधक श्री चमन भार्गव जी, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री युगल किशोर मिश्र जी और योगाचार्य श्री श्री आत्माचार्य श्री श्री कृष्ण जी, हम सभी लोग आज के इस दूसरे दिवस के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रबंधक जी से आग्रह करता हूं कि आप मां सरस्वती के समक्ष पुष्पार्चन में दीपार्चन कर कर कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय योगाचार्य जी, आप सभी लोगों से आग्रह है कि मां सरस्वती के समक्ष पुष्पार्चन एवं दीपार्चन कर कर कार्यक्रम का प्रारंभ करें। गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। पिछले सत्र में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो क्लास चल रहा था उसमें काफी कुछ चीजें जानकारी बताई गई थी। कल आपको योग के बारे में बताया गया था और योग क्या है, क्यों है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा देता हूँ आप सभी लोगों को। उसके पूर्व हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े श्रीमान क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी का भी हम हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं और अपने इस विद्यालय परिवार का भी खास तौर पर प्रबंधक महोदय और अपने प्रधानाचार्य जी और अपने क्रीड़ा भारती के जो शिक्षक हैं उनका भी स्वागत करते हैं। कल हमने बताया था योग क्यों और योग की डिफिनेशन और तमाम टॉपिक बताए थे। सबसे पहले फिर से रिमाइंड में बता देते योग क्यों। योग को करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमें किसी भी कार्य अर्थात जो हमारा लक्ष्य है निर्धारित किए रहते उसको प्राप्त करने में हमें सुविधा होती है, इसलिए योग करते हैं। दूसरा टॉपिक था योग क्या है, इसे रिमाइंड करा देते थे। कल हमने बताया था योग एक प्राकृतिक विधा है। जैसे प्रकृति नेचर होता है धीरे धीरे बढ़ता है, वृक्ष देखिए, मनुष्य की शरीर देखिए, उसी प्रकार योग एक प्राकृतिक विधा है। यह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, अर्थात मनुष्य के अंदर उपस्थित ऊर्जा का प्रकृति के अंदर उपस्थित ऊर्जा का एक समन्वित संबंध है। समन्वित संबंध मतलब
जैसे एक बीच में स्टेबलाइजर होता है जो कंट्रोल रखता है, जितनी आवश्यकता है उतना ही ऊर्जा उसको प्रदान करता है। थर्ड टॉपिक था योग की निर्भरता। योग हम कब कर सकते हैं, किस कंडीशन में हमको योग नहीं करना चाहिए, उसके हम 3 बिंदु बताए थे। पहला बताए थे रुधिर तंत्र। रुधिर तंत्र जैसे हमारा चोट लग गया, कहीं हाथ कट गया। अब हाथ कट गया तो किसी को हम ये तो कह नहीं सकते कि भैया योग करो हाथ जुड़ जाएगा, ऐसा तो हम बता नहीं सकते। यानी जब हमारा रुधिर तंत्र डैमेज हो, यानी ब्लड का फ्लो होता रहे या कहीं चोट लग जाए, तो उस समय हम लोग को योग को उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा है आपका श्वसन तंत्र। अब श्वास आपका तेज चलता रहे, ब्लड प्रेशर हाई रहे, उस समय हमको क्या नाम से योग को नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारा श्वसन तंत्र सामान्य अवस्था में न पहुंच जाए। तीसरा था बैकबोन, यानी अर्थात मेरुदंड तंत्र। यानी हमारा अगर बैकबोन खराब है, डैमेज है किसी भी प्रकार से, उसमें हमें बैठने में, उठने में, लेटने में असुविधा है, तो बिना किसी अच्छे गुरु के मार्गदर्शन का नहीं करना चाहिए। ये हो गए योग की 3 प्रमुख बिंदु अर्थात निर्भरता। फिर हमने बताया था योग कब करना चाहिए। हमने बताया था योग जब तक शरीर की शुद्धिकरण न हो जाए तब तक योग को नहीं करना चाहिए। इसके लिए हमने बताए थे शुद्धिकरण कितने मार्ग हैं, 7 मार्ग हमने बताया था। पहला आंख, दूसरा कान, तीसरा आपका नाक, चौथा आपका मुख, पांचवा त्वचा, छठवां है गुदा द्वार और मैथुन मार्ग। देखिए, और ये 7 मार्ग को साफ रखना हमारी विशेष तौर पे जिम्मेदारी है, क्योंकि इन 7 मार्गों से ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। और अगर इनके अंदर गंदगियां व्याप्त रहेगी तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपके अंदर अच्छी ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। यानी आपका योग करना न करने के बराबर ही है। इसलिए इन 7 मार्गों को कैसे हम साफ करते हैं, सर्वप्रथम उठते हैं तो देख के दीर्घशंका जाते हैं, अपना लक्षणका उसमें किया, उसके बाद टूथब्रश किया, गलाला करते हैं, लेकिन साथ में उसके हम 20 बार कुल्ला जरूर करें। इससे हमारा गैस वोमिटिंग और जो मन खराब रहता है वो सब सही रहता है। उसके बाद हमने बताया था कुछ अभ्यास भी बताए थे इसमें। हमने नासिका बंद बताया था, नासिका शुद्धिकरण बताया था, हमने एक फूकनी की प्रक्रिया बताई थी। 3 प्रमुख प्रक्रिया हमने इसमें बताई थी। अब आते हैं नासिका बंद, आप पता ये सांस बंद करके करना था, शुद्धिकरण में नाक कुछ करने जैसे था, और तीसरा फूकनी में, ये हमने शुद्धिकरण के बताए थे। फिर हमने एक टॉपिक की चर्चा किया था कोश, यानी शरीर को हमने कितने पार्ट में योग के लिए बांटा गया है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, यानी प्रत्येक शरीर का उद्देश्य है सुख, शांति और प्रसन्नता। यानी जो एक ऐसी प्राकृतिक शक्ति है जिसके अनुभूति होने से हमारे रोम रोम में क्या होता है, चरम सुख की अनुभूति होती है। उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम प्रत्येक कार्य को करते हैं, और उस कोष का जो प्राप्त करने का माध्यम है, एक सीढ़ी पायदान उपनिषद में बनाया गया है। अन्नमय कोष फर्स्ट, दूसरा सेकंड मनोमय कोष, तीसरा है आत्मय कोष, चौथा है विज्ञानमय कोष, और तब जाकर लास्ट कोष का अनुभूति होता है, यानी आनंदमय कोष। अब आज हम बताएंगे इन 5 कोष के बारे में। 5 कोष में पहला कोष है आपका अन्नमय कोष। अन्नमय कोष यानी ऐसा कोष, यानी शरीर का ऐसा भाग जिसका संचरण करता धरता क्या है, अन्न है। यानी हम खाते हैं तो वो शरीर का वो भाग क्या होता है, उसको ऊर्जा और बल प्रदान होता है। जैसे यकृत, हृदय, फेफड़ा, हाथ, पैर, मस्तिष्क भी उसी में आता है। पहला हो गया आपको अन्नमय कोष। दूसरा हो गया मनोमय कोष। मनोमय कोष ऐसा जो हमको दिखाई नहीं देता, एक तरंग के तरीके है जो हमारे शरीर की भावनाओं को कंट्रोल करता है और प्रभावित करता है, उसको हम मनोमय कोष कहते हैं। तीसरा है आत्ममय कोष। आत्ममय कोष मतलब एक काइनेटिक एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी है जो हमको दिखाई नहीं देती लेकिन हमको बल प्रदान करती है। जैसे फॉर गेटिंग एग्जांपल, जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी 2 व्यक्तियों में द्वंद्व होता है, एक व्यक्ति बहुत बलशाली होता है लेकिन एक छोटा व्यक्ति उसको कभी कभी पराजित कर देता है, क्योंकि उसका आत्मबल ज्यादा रहता है और बड़े जो ताकतवर व्यक्ति का आत्मबल क्या होता है, कम रहता है। तो इस प्रकार से हमारा ये थर्ड था हमारा काइनेटिक एनर्जी, यानी आत्ममय कोष, काइनेटिक से। चौथा है विज्ञानमय कोष। विज्ञानमय कोष यानी वाह कोष, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, यानी हमारे एटमॉस्फेयर शुद्ध हो, विचार शुद्ध विचार के लोग हों, अगल बगल का वातावरण शुद्ध हो, तब जाकर ये चारों कोष जब आपके फिट रहते हैं
यानी आपका स्वस्थ रहता है ये चारों कोष, तब जाकर आपके पांचों कोष यानी पांचवें कोष अर्थात आनंद की अनुभूति होती है। अब हमको लोग को क्या करना है, इस पांचवें कोष तक के पायदान को अपने योग के माध्यम से सीखना है। यही इस सत्र का मूल विषय है कि हम कैसे पांचों कोष को अपने स्वस्थ रखें। ठीक है ना। तो अब पहला हम चालू करेंगे आज अन्नमय कोष के लिए। अन्नमय कोष में क्या करेंगे, पहला हम शुरुआत करते हैं, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम अष्टांग योग के बनाए गए हैं, वो तो आपको सभी लोग को जानकारी है। आज से हम लोग कुछ अभ्यास का भी चालू करेंगे। अभ्यास में सबसे पहले क्या करेंगे, हमने शरीर शुद्धिकरण का बताया है। शरीर शुद्धिकरण के बाद हम बताएंगे आपको प्राणायाम। प्राणायाम कैसे करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले पुनः शरीर शुद्धिकरण हम लोग करेंगे, क्योंकि बिना शरीर शुद्धिकरण किए हम योग किसी भी दिन नहीं करेंगे। पहले शरीर शुद्ध करेंगे फिर योग करेंगे। चलिए शुद्धिकरण का पहला अभ्यास करते हैं। सीधे बैठ गए। जब भी योग को करेंगे केवल ध्यान के अलावा हम पूरी ताकत से मुष्टिका को बंद रखेंगे। पहला, मुष्टिका को बंद रखा, सीधे बैठ गए, मेरुदंड सीधा कर सुखासन। सांस को धीरे धीरे भरेंगे। सांस भरना भी कला है। सांस नासिका से होता है, न कि पूरे शरीर से, इसलिए सांस सीधे रखकर भरेंगे। उसके बाद दोनों नाक को क्लोज करें। स्टमक को अंदर ताकत से करें। अब अंदर पेट करके स्टमक को पंपिंग करेंगे, कई बार प्रेशर लगाएं। नाक से ही निकालेंगे, मुख पूर्णतया बंद रखेंगे। इस तरीके से हम अपने अंदर उपस्थित जो कचड़े रहेंगे उनको निकालने के लिए जागृत करेंगे। उनको जैसे कहते हैं ना घर में नाली चौक होता है, तो प्रेशर बना करके उसको साफ करने का हम एक व्यवस्था करते हैं। दूसरा हमने बताया था श्वसन शुद्धिकरण, उसको करते हैं सीधे ऐसे रखिए। उसके बाद सांस को जिससे भरेंगे उसी से ताकत से, पूरी ताकत से निकालेंगे। ध्यान रखना है अपने को, बॉडी कहीं से हिले डुले नहीं, नासिका से पूरी ताकत लगाई। इसी तरीके से अगले दिशा यानी दक्षिण भाग से। थोड़ी देर रिलैक्स होना। पुनः एक सेट करना। अगले दिशा से।
ये हो गया हमारा नासिका शुद्धिकरण, जिससे हमारा ये पूरा श्वसन तंत्र जो है, सांस लेने के रास्ते ये पूरे साफ हो गए। अब देखिए सांस लीजिए कितना आराम रहेगा। अब थर्ड स्टेज में है हमारा मुखर बिंदु, यानी मुख। मुख यानी हमारा आहार नलिका। कैसे साफ करेंगे? फूकनी प्रक्रिया से। कैसे करेंगे? ओम नहीं करेंगे, केवल मुख से वायु को निकालेंगे, जैसे फूकनी फूकते हैं। रिलैक्स। इस तरीके से हमारा मुख का जो आहार नलिका है वो भी साफ सुथरा शुद्ध हो गई। अब हम अपने मन मस्तिष्क के अंदर शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? नाद करेंगे, प्रणव नाद। सीधे बैठ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? योग मुद्रा बना लेंगे। थोड़ा सा गर्दन झुकाएंगे, यानी अपने आप को देखेंगे। उसके बाद सांस भरेंगे स्टमक को फुलाते हुए। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और उसके बाद एकाग्रचित होकर सांस को भरेंगे। अब हम अपने प्राणायाम कोष को चालू करते। प्राणायाम कैसे करेंगे? ध्यान ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम कपाल भांति सुनेंगे। कपाल भांति में बहुत सारे लोग तीव्रता के साथ स्ट्रोक लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तीव्रता के साथ जब स्ट्रोक लेते हैं तो हमारे बैक बोन पे वो दबाव बनाता है। तो इसके लिए हम सांस भरेंगे, स्ट्रोक लेंगे, फिर ब्रेक करेंगे, फिर सांस को भरेंगे, फिर स्ट्रोक लेंगे। और ऐसा कर, और स्ट्रोक कैसे लेंगे? पूरा मैथुन मार्ग से उसको स्ट्रोक को खींचेंगे। किसी का माइक ऑन है? कृपया आप कर लें। अपने मैथुन मार्ग से हम अपने पूरे स्ट्रोक को देंगे। तो कैसे करेंगे? सीधे मुष्टिका बंद करेंगे, स्टमक को फुलाते हुए सांस को भरा हमने। अब उसके बाद पूरे मैथुन मार्ग से खींचते हुए स्ट्रोक।
रिलैक्स। इसमें हमको 3 क्वार्टर करने। फर्स्ट क्वार्टर कंप्लीट, अगेन सेकेंड क्वार्टर, दूसरी बार, स्टमक से प्रयास करें, नाभिक ऐसा प्रयास करें कि ऐसे पेट जैसे हाथ चल रहा है ऐसे पेट भी। रिलैक्स। रिलैक्स में सांसों को हम सामान्य करते हैं। फिर तीसरी बार प्रयास करेंगे। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। ठीक है, बहुत सारे लोग अनुलोम विलोम कैसे करते हैं देखने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करते। बताया था हमने शुरुआत में, पूरक मतलब श्वास को खींचना। खींचने के तात्पर्य धीरे धीरे, जैसे किसी को एक बैग ताकत से नहीं खींचते, उसको धीरे धीरे हम खींचते हैं। उसके बाद छोड़ना मतलब सांस को निकालते नहीं, उसको छोड़ देते। वो स्वतः सांस क्या करती है, निकलती, उसको निकालते नहीं है। और दोनों के बीच यति जरूर देना है अनुलोम विलोम में, ये समझने की हमको बहुत ही जरूरत है। अब कैसे करेंगे ये देख लेंगे। सर्वप्रथम सीधे बैठ गए हम, और सीधे ये देखिए मुद्रा है हमारा, ये जैसे हम किसी को मारते हैं ऐसे अंगूठा बनाकर रख दिया, और 1 में पूरक किया, फिर उसके बाद पूरक कुंभक किए रहे थोड़ी देर, रख करके फिर 3। जब रेचक हो गया तो रेचक कुंभक थोड़ी देर किए रहे, और फिर उसी साइड से क्या करेंगे, पूरक करेंगे। यानी इसमें हमको ताकत किसमें लगानी रहती, पूरक, और जस्ट ही माइनस एनर्जी हमको लगानी है रेचक। अब इस तरीके से हम करेंगे। देखिए अनुलोम विलोम पोजीशन में आ गए, 1 2 ब्रेक किया, यानी पूरक कुंभक, 3 रेचक किया, एक्सहेलिंग, 4 में रेचक कुंभक किए रहा, 5 में पूरक किया उसी साइड से, 6 में रेचक कुंभक, 7 में अगले साइड से छोड़ दिया, 8 में रेचक कुंभक रोक लिया, ना आने दिया ना जाने दिया, 9 में उसी साइड से पूरक किया, 10 में पूरा पुनः रोक दिया पूरक कुंभक, अब 11 में रेचक किया, 12 में रेचक कुंभक यानी रोक दिया, 30 में पुनः पूरक किया,
15 में रोके रखेंगे थोड़ी देर, 50 में देखिए ऑटोमेटिक वो निकलेगा जैसे ही छोड़ेंगे। सिक्सटीन में रेचक कुंभ, 17 में पुनः पूरक करेंगे। 18 में रेचक कुंभ, रिलैक्स। इस तरीके से हम अपना अनुलोम विलोम का अभ्यास करते यति के साथ, क्योंकि प्राणायाम और आसन यति से होता है और योगा अभ्यास गति के साथ होता है। जब तक हम यति नहीं रखेंगे तब तक हमें किसी भी प्रकार से लाभ नहीं होता, क्योंकि मैं शुरुआत में भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, योग आसन यानी अर्थात आसन अर्थात योग क्या है, प्राकृतिक विधा है। और प्रकृति क्या कहती है कि हम कोई भी कार्य यति से करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए हमने प्राणायाम का सत्र चलाया, पुनः हम प्रणवनाद करके आज का प्राणायाम का सत्र समाप्त करते हैं। सभी लोग योग मुद्रा बना लीजिए और 5 टाइम्स ओम का उच्चारण अर्थात प्रणवनाद करेंगे। रिलैक्स, आंखों को खोलेंगे। आप सभी का दिन मंगलमय। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य जी। अब मैं आग्रह माननीय संगठन मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने भैयाओं को उद्बोधन के रूप में प्रदान करने का अपना कुछ। ठीक है अजीत जी, आवाज आ रही? जी भाई साहब, आवाज आ रही जी ठीक। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के प्रबंधक श्रीमान चौन भार्गव जी, प्रधानाचार्य जी, अन्य सभी आचार्य, बंधु भगिनी, विद्या भारती के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे जो योग करा रहे हैं योगाचार्य जी, और इस कार्यक्रम में योग के माध्यम से जुड़े हुए सभी मेरे भैया और बहनों, हम कल से इस वर्ग में हैं और लगभग 40 मिनट का ही हमारा सत्र रहता है। कल उद्घाटन के सत्र में माननीय शिव कुमार जी, राष्ट्रीय मंत्री हमारी विद्या भारती के, उन्होंने अपने को योग और योगासन और योग का महत्व बताया, और ये शरीर से लेकर के चित्त तक की बातचीत उन्होंने कल की थी, और उसका विज्ञान के साथ क्या संबंध है, ये सब चर्चा उन्होंने आपके साथ में की थी। अभी मैं सुन रहा था अपने योगाचार्य जी ने योग क्या है, योग क्यों है, योग क्यों करना चाहिए, इस सब के बारे में बताया। और मैंने सुना कि उन्होंने मैंने अभी जो बताया कि वो पंचकोशात्मक विकास भी इस योग के द्वारा होता है। वास्तव में तो अगर पंचकोशात्मक को हम सामान्य भाषा में समझने का प्रयत्न करेंगे तो अन्नमय कोश का अर्थ होता है शरीर, क्योंकि शरीर अन्न से बनता है, इसलिए वो शरीर है। तो सर्वप्रथम शरीर का विकास होना चाहिए। तो शरीर के विकास कैसे होगा,
तो उसके लिए अन्न तो अच्छा चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, सुपाच्य चाहिए, रुचिकर चाहिए, दिखने में अच्छा चाहिए और अच्छा सात्विक चाहिए। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क सब ठीक रहता है। तो इसलिए उसमें एक तो भोजन अच्छा हो, दूसरा उसके साथ में कहा है कि शारीरिक कुछ गतिविधियां होनी चाहिए। तो अपने योगासन के अंदर अपने जो हमने अपने विद्या भारती के अंदर अष्टांग योग को जोड़ा है और विद्या भारती में हमने योग आधारित शिक्षा की बात भी की है। तो योग आधारित शिक्षा माने अगर योग को आधार मान करके हम शिक्षा व्यवस्था करेंगे तो हमारे भैया बहनों का जो हम सर्वांगीण विकास कहते हैं, जो भी आचार्य जी ने पंचकोशात्मक विकास कहा, तो पंचकोशात्मक विकास संभव है। तो इसलिए पहले सर्वप्रथम शरीर, तो योगासन में माने हम योग के अंदर अष्टांग योग के अंदर यम और नियम तो है ही है, अगर उनका पालन करते हैं तो उसके साथ साथ में फिर हम अच्छे आसन करते हैं, अपनी आयु वर्ग के अनुसार से आसन करते हैं, तो हमारा शरीर अच्छा बनता है, हमारा शरीर स्वस्थ बनता है। और शारीरिक विकास या अन्नमय कोश के बारे में कहते हैं व्यक्ति का शरीर सबल होना चाहिए। सबल माने अच्छी उसकी वृद्धि होनी चाहिए। हम सब भैया बहनों ने अपने विद्यालय में सुना होगा, अगर हम अच्छा ताड़ासन करते हैं, बचपन से उसका अभ्यास करते हैं, तो ताड़ासन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि होती है। उसके साथ साथ में ही वृद्धि के साथ में फिर बल चाहिए। तो अनेकों प्रकार के हम आसन करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसके द्वारा हमारे शरीर के अंदर बल भी आएगा। तो बल के साथ साथ में आगे कहा है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो अंग प्रत्यंग हैं, आपने वहाँ कहा है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रियां, तो ये सब शरीर के अंग हैं, तो इनकी कुशलता का विकास होना चाहिए। हमारे हाथ पैर हैं, तो हाथ अगर पकड़ने का काम करता है तो हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए हमारे हाथ की मांसपेशियों की। तो ऐसे पैर का काम चलना है, तो पैर में चलना है तो पैर की मांसपेशियां जब मजबूत होंगी तब हम ठीक प्रकार से संतुलित होकर चल सकेंगे। तो ऐसे कुशलताओं का विकास इस प्रकार से अनेकों प्रकार के उसमें शारीरिक विकास की कल्पना की है। उसमें ये भी है कि एक हमको सहन सहन करने की शक्ति होनी चाहिए और अपने अंदर। अगर शरीर में सहन करने की शक्ति नहीं है, हमको थोड़ी सी धूप में हम गिर पड़ते हैं या थोड़ी सी बारिश की बूंदें हमारे ऊपर गिर गई तो हमको जुकाम लग जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, हमको बुखार आ जाता है, या हम ठंड को नहीं सहन कर पाते हैं। तो ऐसे जो है धूप छांव ठंड ये सब को सहन करने की शक्ति ये शरीर के अंदर होनी चाहिए, जिसको हम एक प्रकार से रफ एंड टफ कह सकते हैं। अगर व्यक्ति रफ एंड टफ है शारीरिक दृष्टि से, तो वही व्यक्ति भी सेना में अच्छा भर्ती होके पाकिस्तान के अंदर जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, ऐसा जवान। तो वास्तव में भारत में तो ऐसा ही जवान चाहिए। तो योगासन के द्वारा हम ऐसे अपने शरीर को रफ एंड टफ भी बना सकते हैं, सब प्रकार का विकास कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि भाई अपना अन्नमय कोश के बाद में तो आता है इन्होंने जो आत्मिक विकास कहा, आत्मा का आत्मिक कोश कहा, वो वास्तव में प्राणमय कोश है। तो प्राण ठीक होने चाहिए हमारे। प्राण माने हम जब सांस लेते हैं, अभी प्राणायाम कराया, हमारे फेफड़े मजबूत होने चाहिए। अगर प्राण हमारी शक्ति बलवान है, मजबूत है, तो उसके कारण से हम जो है हर व्यक्ति जिसके अंदर ये प्राणायाम जिसका ये प्राणमय कोश मजबूत होता है, बलवान होता है, उसका विकसित होता है, वो व्यक्ति हर हमेशा सक्रिय रहता है, वो व्यक्ति हर हमेशा परिश्रम करता है। परिश्रम के साथ साथ में वो आलसी नहीं रहता है, वो अच्छा काम करता है, वो कठिन से कठिन काम को भी कर लेता है। अगर व्यक्ति ऐसा होता है तो वही अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करता है। फिर मन की बात करी है, तो मन के हम सुनते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, तो हमने मनोमय कोश उसको कहा है। तो अगर हम ठीक प्रकार से प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारी एकाग्रता भी बढ़ती है। तो एकाग्रता अगर मन की बढ़ती है तो निश्चित रूप हम सब एक अच्छा काम कर सकते हैं। कल हमने माननीय शिव कुमार से सुना था, स्वामी विवेकानंद ने जो बंदूक चलाई और उसमें जो निशानेबाजी करी, उससे पहले उन्होंने कभी अभ्यास नहीं किया था, लेकिन मन एकाग्र था उनका। तो प्राणायाम के द्वारा हमारे मन की एकाग्रता भी आती है, हमारा प्राणवायु भी एकाग्र होता है। तो इसलिए एकाग्रता आवश्यक है। तो एकाग्र हैं तो हमारी फिर बुद्धि भी अच्छी बनती है, हमको जो हमने पढ़ा वो याद रहता है। तो एकाग्रता के बारे में कल बताया था, उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। तो ये सब एकाग्रता है। फिर बुद्धि का विकास है।
बुद्धि विवेकी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करने वाली होनी चाहिए, हम उसको विवेकी बुद्धि कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से हम प्राणायाम करेंगे, हम आसन करेंगे, नैतिक और दृष्टि से ठीक रहेंगे, अच्छी कहानियां सुनेंगे, तो जो यम और नियम के अंतर्गत आती हैं, तो वो हमारा व्यवहार ठीक रहेगा, तो हमारी बुद्धि भी ठीक रहेगी। और सब ये बात होने के बाद में, जिसको हमने ये जो अभी विज्ञानमय कोश कहा, विज्ञानमय कोश के बारे में जो अभी बताया आनंदमय कोश, तो आनंद माने आध्यात्मिक विकास। तो अपने वहां कहा है कि व्यक्ति जो है आध्यात्मिक दृष्टि से सेवा भावी होना चाहिए। तो सेवा भावी कब होगा? जब उसके मन के अंदर, उसके अंदर बुद्धि में बैठेगा कि मेरे अंदर जो आत्मा है वही अगले के पास भी है, मेरे अंदर भी वही आत्मा है जो दूसरे व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वही प्राणी में भी है, वही सत्व में भी है, वही गाय भैंस में भी है, पशु पशु में भी है, पक्षी में भी है। अगर इस प्रकार का भाव आता है मन के अंदर, तो फिर हमारे हाथ सेवा के लिए उठते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई उसके अंदर भी तो जो हमको कष्ट होता है जिस बात का, इसको भी तो होता है। इसलिए हम जो है इस प्रकार से आनंदमय कोष तक पहुंच सकते हैं योग के माध्यम से, ये अष्टांग योग के माध्यम से। तो मेरा आप सबसे आग्रह है, जो हमको यहाँ अभ्यास हो रहा है, ये अभ्यास हम ठीक प्रकार से करें और अपने को ठीक बनाना है, रफ एंड टफ बनाना है, फिट बनाना है। मोदी जी ने कहा फिट इंडिया। तो एक एक व्यक्ति अगर फिट होगा तो निश्चित रूप से हमारा भारत फिट होगा, हमारा भारत अच्छा होगा। तो इसलिए हम सब इस योग विधा को अच्छी तरह से सीखें, और सीखने के बाद में फिर हम लगातार अगर अभ्यास करेंगे, कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। तो इसलिए लगातार अभ्यास करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारा सर्वांगीण विकास होगा। तो आप सब भैया बहनों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आपका शिविर अच्छा चले, और इसमें से हम निश्चित रूप से अच्छा सीख के जाएं। और ये सब जो आयोजक हैं, इन आयोजकों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने जो है मुझे आपके सामने कुछ बोलने का अवसर दिया। हालांकि 10 मिनट का समय है, योग का विषय बहुत बड़ा है, इसलिए मैं जो हूँ अपनी बात इतना ही कह के कि आप पुनः ठीक से सीख करके रोज ठीक प्रकार से अभ्यास करिए। अभ्यास आप घर में जब करेंगे 1-1.5 घंटा, तो निश्चित रूप से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इम्यूनिटी बढ़ने के बाद में जो अभी कहा गया है तीसरी लहर आने वाली है,